गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम रमाकांत शर्मा और मैं श्री कृष्णा महाविद्यालय मनोरपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर का वीडियो। लास्ट वीडियो तक हमने कोशिका भित्ति की संरचना के बारे में देखा था कि कोशिका भित्ति किस किस से मिलकर बनी हुई है। आज हम स्टडी करेंगे कोशिका भित्ति की परा संरचना की, मतलब इसके अंदर कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं। लेकिन इस संरचना को ठीक है स्टार्ट करते हैं। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, यह है आज का हमारा टॉपिक, कोशिका भित्ति की परा संरचना। तो जिस कोशिका भित्ति की परा संरचना की हम बात कर रहे हैं वह कोशिका भित्ति किसके संदर्भ में पढ़नी है? पादप के संदर्भ में, मतलब प्लांट्स के संदर्भ में। तो पादप की जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे बनी होती है? सेलुलोज से। किससे बनी होती है? सेलुलोज से। मतलब सेलुलोज जो होते हैं वो आपस में रेशों या मैट्रिक्स के रूप में संयोजित होते जाते हैं और संयोजित होकर किसका निर्माण करते हैं? कोशिका भित्ति का। मतलब जो सेलुलोज होंगे वो किस रूप में? या तो रेशों के रूप में या फिर अन्य पदार्थों के साथ मिलकर मैट्रिक्स के रूप में जमा होते जाएंगे और किसका निर्माण करेंगे? कोशिका भित्ति का निर्माण करेंगे। ठीक है, किसका निर्माण करेंगे? कोशिका भित्ति का। अब ये होता कैसे है तो ध्यान से देखिए। जो सेलुलोज है, सेलुलोज एक प्रकार का क्या है? पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड का मतलब क्या है? बहु शर्करा। वह शर्करा जिसका निर्माण अनेक एकलक सैकेराइड या एकलक शर्कराओं द्वारा या द्विशर्कराओं द्वारा होता है। यानी कि जब बहुत सारी छोटी छोटी शर्कराएं आपस में जुड़ जाती हैं तब किसका निर्माण होता है? पॉलीसैकेराइड का। तो सेलुलोज क्या है? एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड है। क्या है? पॉलीसैकेराइड। एक सेलुलोज अणु का निर्माण लगभग 3000 ग्लूकोज के अणुओं से होता है। मतलब 3000 जो ग्लूकोज के अणु है वो आपस में जब मिलेंगे तब जाकर क्या बनेगा? एक सेलुलोज का अणु बनेगा। क्या बनेगा? एक सेलुलोज का अणु बनेगा। ठीक है, जब 3000 ग्लूकोज के अणु आपस में जुड़ जाएंगे तब क्या बनाएंगे? एक सेलुलोज का अणु। ठीक है, उसके बाद ये सेलुलोज जो बनेगा उसमें जब 100 सेलुलोज के अणु आपस में जुड़ेंगे तो एक संरचना बनाएंगे जिसे कहा जाएगा माइसेली या फिर मिसेल संरचना। ठीक है, जब 20 मिसेल आपस में जुड़ जाएंगे तब क्या बनाएंगे? तब बनाएंगे माइक्रोफाइब्रिल। क्या बनाएंगे? माइक्रोफाइब्रिल। कब? जब 20 मिसाइल आपस में जुड़ जाएंगे तो एक क्या बनेगा? माइक्रोफाइब्रिल बनेगा। जब 250 माइक्रोफाइब्रिल आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बनाएंगे? एक फाइब्रिल। और इन फाइब्रिलों को ही रेशक कहा जाता है या रेशा कहा जाता है, जिनके आपस में संयोजित होने से किसका निर्माण होगा? कोशिका भित्ति का या फिर सेल वॉल का। तो इस प्रकार किसका निर्माण होता है? कोशिका भित्ति का निर्माण। तो कोशिका भित्ति के निर्माण की जो संरचनात्मक इकाई है वो क्या है? ग्लूकोज। लगभग 3000 ग्लूकोज के अणु मिलकर क्या बनाएंगे? एक सेलुलोज का अणु। 100 सेलुलोज के अणु आपस में मिलकर बनाएंगे एक मिसेल। 100 सेलुलोज के अणु आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? एक मिसेल। लगभग 20 मिसेल आपस में मिलकर बनाएंगे एक माइक्रोफाइब्रिल। लगभग 250 माइक्रोफाइब्रिल आपस में मिलकर बनाएंगे एक फाइब्रिल। और अनेक फाइब्रिल के आपस में मिलने से किसका निर्माण होगा? कोशिका भित्ति का। ठीक है, बात समझ में आई? तो इस प्रकार कोशिका भित्ति क्या होती है? निर्मित होती है। तो यहां पर जिस कोशिका भित्ति की बात कर रहे हैं ये कैसी संरचना है? त्रिपर्तीय संरचना।
इसमें प्राथमिक भित्ति भी है, द्वितीयक भित्ति भी है, तृतीयक भित्ति भी है और दो कोशिकाओं के बीच में मध्य पटलिका भी है। तो यहाँ पर लगातार ये फाइब्रिल्स जो हैं या जो रेशे हैं वो मैट्रिक्स के साथ मिलकर जमा होते जाते हैं और किसका निर्माण करते हैं, कोशिका भित्ति का। ठीक है, तो ये जब कोशिका भित्ति बन जाती है, जैसे प्राथमिक कोशिका भित्ति बन गई, अब इसके ऊपर नए नए पदार्थ आकर और क्या होंगे, जमा होंगे, यानी कि नए नए पदार्थों का इन पर अब क्या होगा, जमाव होगा, जिससे द्वितीय कोशिका भित्ति का फिर तृतीय कोशिका भित्ति का क्या होता जाता है, निर्माण हो जाता है। या फिर पादप कोशिका के अन्य जो अवयव हैं उनका क्या होता है, निर्माण होता है। इस क्रिया को कहते हैं स्थूलन या फिर थिकनिंग। ठीक है, क्या कहते हैं, स्थूलन या थिकनिंग। तो जो कोशिका भित्ति निर्मित हो जाएगी ना, अब चाहे प्राथमिक रूप में हो, चाहे द्वितीयक भित्ति का भी निर्माण हो, चाहे तृतीयक, तो उन पर क्या होता है, नए नए पदार्थों का जमाव होना प्रारंभ होता है। इसे कहते हैं कोशिका भित्ति का स्थूलन। ठीक है, तो अब हम स्टडी करेंगे कोशिका भित्ति की परासंरचना का। ये तो परासंरचना हो गई कोशिका भित्ति की, ठीक है, जो मुख्य रूप से किससे बनी है, फाइब्रिल से। ठीक है, फाइब्रिल के साथ साथ क्या उपस्थित है, मैट्रिक्स भी उपस्थित है। इन फाइब्रिल का निर्माण कैसे हुआ था, इन फाइब्रिल का निर्माण हुआ था ग्लूकोज से। ग्लूकोज बना सेलुलोज में, सेलुलोज बना मिसेल, मिसेल से माइक्रोफाइब्रिल, माइक्रोफाइब्रिल से फाइब्रिल और फाइब्रिल से कोशिका भित्ति। तो ये तो थी इसकी संरचना या परासंरचना। अब हम पढ़ेंगे थिकनिंग ऑफ सेल वॉल या फिर कोशिका भित्ति का स्थूलन। ठीक है, अब कोशिका भित्ति का स्थूलन क्या होता है, तो जब दो समीपस्थ कोशिकाओं का निर्माण हो रहा होता है तो उनके बीच में क्या पाई जाती है, मध्य पटलिका, और मध्य पटलिका के दोनों ओर कौन सी भित्ति पाई जाती है, प्राथमिक भित्ति। इस प्राथमिक भित्ति पर पदार्थों का क्या होता है, जमाव होता है। पदार्थ क्या होते हैं, यहां पर आकर जम जाते हैं, जमाव होता है। इसी जमाव की क्रिया को हम क्या कहते हैं, स्थूलन कहते हैं, जिससे क्रमशः द्वितीयक भित्ति एवं तृतीयक भित्ति का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहां पर प्राथमिक भित्ति पर धीरे धीरे पदार्थों का जमाव होगा, जिससे क्रमशः हमारे पास द्वितीयक भित्ति एवं तृतीयक भित्ति का क्या होगा, निर्माण होगा। ठीक है, किस क्रिया के फलस्वरूप, इस स्थूलन की क्रिया के फलस्वरूप। और यहां पर स्थूलन किसका होता है या किन किन पदार्थों का जमाव होता है, तो ध्यान रखना यहां पर जमाव होता है जैसे हेमीसेलुलोज का, लिग्निन का, सुबेरिन का और पैक्टिन जैसे पदार्थों का। ठीक है, तो यहां पर अनेक पदार्थ क्या होते हैं, अब यहां पर जमते हैं या स्थूलित होते हैं और उसी स्थूलन के कारण कोशिका भित्ति के अन्य अवयवों का निर्माण होता है। हम जिस स्थूलन की बात कर रहे हैं उसमें मुख्य रूप से हम किसका अध्ययन करेंगे, लिग्निन के जमाव का या लिग्निन के स्थूलन का। ठीक है, तो होता क्या है, जैसे जैसे कोशिका भित्ति का निर्माण होता जाता है वैसे वैसे पदार्थ जमते जाते हैं और जमने की क्रिया के फलस्वरूप अनेक अवयवों का निर्माण होता है। ठीक है, तो जिस कोशिका भित्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं उसमें जैसे कि कोशिका भित्ति के अलावा अगर हम शेष अंगों की बात करें तो यहाँ पर दो प्रकार के पादपों में संवहन ऊतक पाए जाते हैं और इन संवहन ऊतकों में एक तो होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। तो यहाँ पर इनसे संबंधित जो वाहिका एवं वाहिनिका, जाइलम से संबंधित जो वाहिका तथा वाहिनिका होती है उनमें लिग्निन का स्थूलन आसानी से देखा जा सकता है या समझा जा सकता है। ठीक है, हम प्राथमिक भित्ति पर स्थूलन के फलस्वरूप द्वितीयक और तृतीयक भित्तियों का निर्माण समझ सकते हैं, लेकिन अगर आपको स्थूलन समझना है तो स्थूलन ज्यादा अच्छे से किसमें समझा जा सकता है, वाहिका तथा वाहिनिकाओं में। मतलब स्थूलन की क्रिया प्राथमिक भित्ति, कोशिका की भित्ति जो है प्राथमिक भित्ति है उस पर हो रहा है, जिससे द्वितीयक और तृतीयक भित्तियों का निर्माण हो रहा है। यही स्थूलन की क्रिया जो जाइलम और फ्लोएम है उनकी वाहिका तथा वाहिनिकाओं में भी देखी जाती है। और मुख्य रूप से कौन से जाइलम में देखी जाती है, प्रोटोजाइलम में। कौन से जाइलम में देखी जाती है, प्रोटोजाइलम में। तो हम इस पॉइंट में अब स्टडी करेंगे
कोशिका भित्ति का स्थूलन। और किसके संदर्भ में अध्ययन करेंगे इस स्थूलन का? हम जाइलम के संदर्भ में, ठीक है। और जाइलम में यहां पर किसका स्थूलन हो रहा है? जाइलम में यहां पर स्थूलन हो रहा है लिग्निन का, ठीक है। तो जाइलम जो होता है, जाइलम की जो वाहिनी है यानी कि वाहिका या जो वाहिनिका है, वाहिका या जो वाहिनिका है, इन वाहिका या वाहिनिकाओं की आंतरिक परतों पर किसका स्थूलन हो जाएगा? लिग्निन का। किनका स्थूलन हो जाता है? लिग्निन का स्थूलन देखा जाता है, जिसके फलस्वरूप ये विशेष प्रकार की क्या करते हैं? संरचनाओं का निर्माण करता है। विभिन्न प्रकार के स्थूलन के आधार पर इन वाहिकाओं एवं वाहिनिकाओं में लिग्निन की परतों को निम्न संरचनाओं के रूप में क्या किया जा सकता है? विभाजित किया जा सकता है। जैसे ये वाहिनिका है, इस वाहिनिका में मान लीजिए लिग्निन इस प्रकार क्या बना रहा है? रिंग जैसी संरचना है। क्या बना रहा है? रिंग जैसी संरचना है। तो इस प्रकार के स्थूलन को हम क्या कह देंगे? वलयाकार स्थूलन, ठीक है। तो हम यहां पर क्या बात कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि जो जाइलम की वाहिका और वाहिनिका है उनमें परतों के रूप में कुछ पदार्थों का क्या पाया जाएगा? स्थूलन। और मुख्य रूप से किस पदार्थ का? लिग्निन का स्थूलन। मुख्य रूप से किनमें? वाहिका तथा वाहिनिकाओं में। अब ये किस प्रकार से स्थूलित होता है, मतलब किस प्रकार आकर ये जुड़ते हैं या जमा होते हैं, इस आधार पर इस स्थूलन को कुछ भागों में बांटा गया है, ठीक है। कितने भागों में बांटा गया उसकी हम बात करेंगे। तो मैं बता रहा हूं आपको स्थूलन के प्रकार, कि स्थूलन कितने प्रकार के हो सकते हैं। पहली बात, जो वाहिका है या वाहिनिका है उसके अंदर लिग्निन किस रूप में जमा हो जाए? एक वलय के रूप में। तो इस प्रकार के स्थूलन को क्या कहा जाएगा? वलयाकार स्थूलन, ठीक है। परिभाषा क्या हो जाएगी इसकी? वह स्थूलन जिसमें वाहिका तथा वाहिनिका के अंदर लिग्निन वलय समान संरचना या गोल पट्टियों के घेरे के रूप में जमा होता है। तो इस प्रकार का स्थूलन क्या कहलाएगा? वलयाकार स्थूलन। यह स्थूलन प्रोटोजाइलम से संबंधित वाहिका एवं वाहिनिका में पाया जाता है। जो वलयाकार स्थूलन है ये किसमें पाया जाएगा? प्रोटोजाइलम से संबंधित वाहिका अथवा वाहिनिका में पाया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के स्थूलन में क्या होगा? लिग्निन जो होगा वो वाहिका या वाहिनिका में किस रूप में आकर जमा होगा? एक गोल संरचना के रूप में, ठीक है। दूसरा, अगर मान लीजिए वाहिनिका अथवा वाहिनिका में लिग्निन का स्थूलन इस प्रकार सर्पिलाकार क्रम में आकर जमा हो तो ये क्या कहलाएगा? सर्पिल स्थूलन। इस प्रकार भी जमा हो सकता है या फिर इस प्रकार भी जमा हो सकता है। तो यदि वाहिका एवं वाहिनिका में लिग्निन एक सर्पिलाकार संरचना के रूप में आकर व्यवस्थित होता है तो इस प्रकार के स्थूलन को क्या कहा जाएगा? सर्पिल स्थूलन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? सर्पिल स्थूलन कहा जाएगा। इस प्रकार के स्थूलन की जो क्रिया है वह भी प्रोटोजाइलम की वाहिका तथा वाहिनिका में देखी जाती है, ठीक है। यह हो गया आपका दूसरा स्थूलन। तीसरा होता है सीढ़ी नुमा स्थूलन। कैसा स्थूलन है? सीढ़ी नुमा स्थूलन, ठीक है। इस प्रकार के स्थूलन में क्या होगा? इस प्रकार के स्थूलन में भी जो लिग्निन होगा पूरी परतों के रूप में जमा नहीं होगा बल्कि क्या होगा? छोटी छोटी समांतर संरचनाओं के रूप में जमा होता जाएगा। तो ये किस प्रकार दिखाई दे रहा है? एक सीढ़ी के रूप में दिखाई दे रहा है, इसलिए इसे कहते हैं सीढ़ी नुमा स्थूलन। क्या कहेंगे इसे? सीढ़ी नुमा स्थूलन। यह स्थूलन भी वही वाहिका एवं वाहिनिकाओं में देखा जाता है। उसके बाद चौथा आता है जालिका नुमा स्थूलन। यदि वाहिका तथा वाहिनिका में पाए जाने वाला स्थूलन किसी निश्चित क्रम में नहीं हो बल्कि एक जाल के रूप में पाया जाए, पूरा क्या है? एक जाल हो, तो इस प्रकार के स्थूलन को क्या कहेंगे? जालिका नुमा स्थूलन, ठीक है।
जालिकोनुमा समझ में आया। लेकिन इंपोर्टेंट इनमें है वो है फिफ्थ वाला, इस स्तूलन को कहते हैं गर्तमय स्तूलन। ये समझना, देखो इस स्तूलन में क्या होगा, लिग्निन पूरी वाहिका या वाहिनिका में आकर जमा हो जाएगा, लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसे स्थान होंगे जहां पर लिग्निन का स्तूलन नहीं पाया जाएगा, मतलब लिग्निन नहीं जम पाएगा या लिग्निन अनुपस्थित होगा। ऐसे स्थलों को कहा जाता है गर्त। ऐसे स्थलों को क्या कहा जाता है, गर्त कहा जाता है, जहां पर लिग्निन का जमा, पूरे पे तो लिग्निन होगा लेकिन कुछ ऐसे स्थान होंगे जहां पर लिग्निन नहीं पाया जाएगा, तो ऐसे स्थानों को हम क्या कहेंगे, गर्त कहेंगे। और इस प्रकार का जो स्तूलन होगा वो स्तूलन कहलाएगा आपका गर्तमय स्तूलन। ठीक है, इस स्तूलन के अंतर्गत पूरी जो भित्ति होगी वो स्थिलित हो जाती है लिग्निन के द्वारा, किंतु कुछ स्थान लिग्निन रहित रहते हैं या लिग्निन का निक्षेपण नहीं पाया जाता, वो स्थान कहलाता है गर्त। और इस गर्त में स्तूलन के आधार पर जो गर्त निर्मित होते हैं उन गर्तों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक होते हैं सरल गर्त और एक होते हैं परिवेशित गर्त। ठीक है, वे गर्त जो सामान्य रूप से दिखाई देते हैं या फिर दो कोशिकाओं के आमने सामने पाए जाते हैं, जिनके द्वारा पदार्थों का क्या होगा, आवागमन होगा, वे गर्त कहलाएंगे आपके सरल गर्त। लेकिन अगर किसी गर्त का निर्माण द्वितीयक भित्ति के स्थूलन की वजह से होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई वो है कोशिका भित्ति है, इसमें छोटे छोटे हो गए, तो ये तो हो गए सरल गर्त। ठीक है, कोई फुलाव नहीं है, कोई भी स्तूलन नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ छोटे छोटे गड्ढे दिख रहे हैं। लेकिन अगर जैसे ये भित्ति है, इसमें यहां पर गड्ढा बनाई और उस गड्ढे का निर्माण किससे हुआ, एक फुलाव के द्वारा, यहां की द्वितीयक भित्ति क्या हो गई, फूल गई। तो इस प्रकार जो गर्त बना है, इस गर्त को हम क्या कहते हैं, परिवेशित गर्त। ठीक है, इस गर्त में आपको ये जो फुलाव दिख रहा है, इस फुलाव को हम क्या कहते हैं, टोरस कहते हैं, जिसके बीच में क्या होता है, एक छिद्र पाया जाता है, जिसके द्वारा पदार्थों का क्या होगा, आदान प्रदान होगा। इसका निर्माण किससे हो रहा है, ये जो फुलाव है इसका निर्माण कौन सी भित्ति से होता है, द्वितीयक भित्ति से होता है। कौन सी भित्ति से होता है, द्वितीयक भित्ति से होता है। और ये जो परिवेशित गर्त होते हैं ये जाइलम की वाहिका तथा वाहिनिका में पाए जाते हैं। जो ये परिवेशित गर्तों की बात कर रहे हैं ये मुख्य रूप से किससे संबंधित होंगे, जाइलम की वाहिका एवं वाहिनिका से, जबकि जो सरल गर्त होंगे वो चालनी नलिका और सहकोशिकाओं जैसे संरचना में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद दोबारा हम इस चीज को एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं कोशिका भित्ति का स्तूलन, कि जैसे ही कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाएगा तो उस पर कुछ पदार्थ आके जमा हो जाएंगे, इस क्रिया को कहेंगे स्तूलन। स्तूलन की क्रिया के फलस्वरूप कुछ पदार्थ परतों के रूप में कोशिका भित्ति में जमा होते जाते हैं। लेकिन हम जिस स्तूलन का अध्ययन करेंगे वो किस आधार पर करेंगे, वाहिका तथा वाहिनिका के आधार पर, कि वाहिका तथा वाहिनिका में कुछ पदार्थ परतों के रूप में आकर जमा होना प्रारंभ हो जाते हैं, जिसके कारण वो परतें या तो मोटाई में बढ़ जाती हैं या उनका आंतरिक व्यास कम हो जाता है। मुख्य रूप से कौन से पदार्थ आकर जमा होते हैं, लिग्निन नामक पदार्थ। अब ये पदार्थ कैसे आकर जमा हो रहा है, इस आधार पर इसे कुछ भागों में बांटा गया है। ठीक है, जैसे अगर वलय के रूप में आकर जमा हो रहा है तो वलयाकार, सीडी के रूप में जमा हो रहा है तो सर्पिल संरचना के रूप में जमा हो रहा हो तो सर्पिल स्तूलन, सीडी के समान संरचना के रूप में अरेंज हो रहा है तो सीडीनुमा स्तूलन, और अगर जालिका के समान है तो जालिकानुमा। लेकिन यदि पूरी संरचना पर, पूरी वाहिका अथवा वाहिनिका पर लिग्निन का स्तूलन हो जाए लेकिन कुछ स्थान शेष रह जाए जहां पर लिग्निन नहीं पाया जाए, तो ऐसे स्थानों को कहते हैं गर्त। तो गर्त जिस स्तूलन के अंतर्गत निर्मित होते हैं उसे कहते हैं गर्तमय स्तूलन। पौधों में दो प्रकार के स्तूलन पाए जाते हैं, एक होता है पौधों में दो प्रकार के गर्त पाए जाते हैं, एक होता है सरल गर्त और दूसरा होता है परिवेशित गर्त। सरल गर्त जो होते हैं वो चालनी नलिका एवं सहकोशिकाओं जैसी संरचनाओं से संबंधित होते हैं, जबकि परिवेशित जो गर्त होते हैं वो जाइलम के वाहिका तथा वाहिनिका में पाए जाते हैं। सरल जो गर्त होते हैं उसमें कोई फुलाव नहीं होता, सिर्फ सामान्य संरचना होती है, दो आसन्न कोशिकाओं के बीच में पाया जाएगा और पदार्थों का आवागमन करेगा। जबकि जो परिवेशित गर्त होता है उसमें एक विशेष प्रकार का फुलाव पाया जाता है जिसे हम टोरस कहते हैं, और इस फुलाव का निर्माण द्वितीयक भित्ति से होता है, जिसके मध्य पाए जाने वाला जो छिद्र होता है वो पदार्थों का क्या करता है, आदान प्रदान करता है।
ठीक है, तो ये थे आपके गर्त। इन गर्तों को एक बार दोबारा नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे एक संरचना के रूप में कि किस प्रकार ये गर्त होते हैं, क्या क्या इनका काम होता है, प्लाज्मा डेस्माटा क्या होता है, डेस्मोसोम क्या होते हैं, उन सब का अध्ययन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज हमने दो चीजें देखी हैं, एक देखा है कोशिका भित्ति की परासंरचना, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, और एक देखा है थिकनिंग ऑफ सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति का स्तूलन। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम सरल एवं परिवेशित गर्त की संरचना के साथ। ठीक है, चलिए, थैंक यू।